हेलो 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 हेलो। आप सुन रहे हैं जी? जी सर। जी सुन रहे हैं यस जी। सर। ये कुछ इंटरनेट की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा जी, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तमाम लोग सुन रहे हैं जी? यस सर। 28 लोग आ रहे हैं इस वक्त। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब चेन एम्पलीफिकेशन होती है तो एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, ये इसका 3 प्राइम है, ये इसका 1 प्राइम है, ये 2 प्राइम है, ये 3 है, ये 4 है और पांचवा ऐसे करके ये 5 प्राइम है। तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होता है और यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है जी। तो जो अगला न्यूक्लियोटाइड होता है उसका 5 प्राइम यहाँ पर आकर अटैच होता है इस 3 प्राइम के साथ, इसकी बॉन्डिंग बनती है। इस तरीके से अगला जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो ऐसे अटैच होता है। अब इसका ये 3 प्राइम फिर फ्री है, इसके साथ अगले न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम अटैच होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो हैं? तो सर दूसरी साइड का स्ट्रैंड उल्टा हो जाएगा पूरा, वो तो नहीं, हाँ जी, 5 हाँ to जी, उल्टा हो 2। जाएगा, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये 3 प्राइम 5 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम, तो इस तरीके से ये एम्प्लीफिकेशन हो रही है। और ये एम्प्लीफिकेशन डेफिनेटली नॉर्मल एम्प्लीफिकेशन, नॉर्मल पीसीआर की बात मैं कर रहा हूँ, जो मैंने आपको शुरू में ऐसे बना के दिखाया। और यहाँ पर मैंने ये डीएनए था और इसमें मैंने यहाँ पर प्राइमर लगाए थे और फिर यहाँ पर प्राइमर लगाए थे और उसके बाद ये मैं एम्प्लीफिकेशन कर रहा हूँ। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। और अगर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी हो जाएगा, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर ए हो जाएगा। तो जो नॉर्मल पीसीआर के अंदर एम्प्लीफिकेशन होती है वो इस तरीके से होती है। यानी कि अगर इधर टी है तो इसके आगे लग जाएगा ये वाला। अब अगर यहाँ पर सी है तो यहाँ लग जाएगा जी। तो अगला जो जी है वो इस न्यूक्लियोटाइड के साथ, ये इसका 3 प्राइम है, ये इसका 5 प्राइम है, ये फिर इसका 3 प्राइम है, इसका 5 प्राइम है। तो इस तरीके से ये चेन चलती जाएगी और ये चेन मैं ये वाली चला रहा हूँ। सादिया मेरे साथ सुन रही है मेरी बात? जी सर सुन रही हूँ। ठीक है जी। इसी तरीके से ये है नॉर्मल, इसको बोलते हैं डिऑक्सी। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये डिऑक्सी एनटीपीज हैं। ठीक है जी। तो इसमें नॉर्मल चेन आगे चलती जाएगी। अब हम सांगर सीक्वेंसिंग के हम बात कर रहे हैं कि डाईडिऑक्सी है। डाईडिऑक्सी का मतलब ये है कि कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 3 के ऊपर किसी जगह पर भी ऑक्सीजन नहीं है, दो जगह पर ऑक्सीजन नहीं है। डाईडिऑक्सी, दो ऑक्सीजन का ना होना। उसमें क्या होता है कि जहां पर, और ये मॉडिफाइड बेसिस होती हैं, ये नॉर्मल बेसिस नहीं है, ये वाली न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये खास न्यूक्लियोटाइड बनानी पड़ती है और सैंकर सीक्वेंसिंग के अंदर ये यूज होती हैं। होगा क्या कि अगर फर्ज किया, ये देखें यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके 3 प्राइम के ऊपर ये वाला 5 प्राइम इसलिए अटैच होता है कि यहाँ पर OH होता है और ये बॉन्डिंग करता है इसके साथ। अगर यहाँ पर OH नहीं होगा तो ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इसके साथ, इसके 3 प्राइम के साथ कोई और न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम अटैच नहीं हो सकता। इस वजह से इसको चेन टर्मिनेशन भी बोलते हैं। इनको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन
न्यूक्लियोटाइड्स। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड अगर इस ट्यूब के अंदर जिसके अंदर ये वाला न्यूक्लियोटाइड भी है और इस ट्यूब के अंदर अगर ये वाला न्यूक्लियोटाइड भी डाल देंगे तो क्या होगा? अगर एक टेम्पलेट है उसमें यहां पर सी है और इस ट्यूब के अंदर ये वाला न्यूक्लियोटाइड भी है और ये वाला भी है, तो क्या होगा कि सी के साथ इधर जी लग जाएगा। अब उससे आगे यहां पर टी है और टी के बाद ए इस जी के साथ लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो नहीं। जी है ये डाइडिऑक्सी है। डाइडिऑक्सी का मतलब ये है कि यहाँ पर जी जो है डाइडिऑक्सी है और इसके साथ और कोई भी न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं हो सकता। लिहाजा इस ट्यूब के अंदर एक प्रोडक्ट बन जाएगी। फर्ज किया पहला न्यूक्लियोटाइड होगा और वो जो प्रोडक्ट है वो जी के ऊपर आकर टर्मिनेट हो जाएगी और ये जो ट्यूब है इसके अंदर सिर्फ जीज होंगे। एक और ट्यूब हम बनाएंगे उसके अंदर भी यही पीसीआर चलेगा, उसके अंदर सिर्फ सी होंगे। एक और ट्यूब होगी उसके अंदर जो डाइडिऑक्सी है वो टी होगा, ये वाला। इन सारों के अंदर डाइडिऑक्सी टी, डाइडिऑक्सी सी, डाइडिऑक्सी जी, और इसी तरीके से एक और ट्यूब होगी उसके अंदर होगा ए। अब क्या होगा कि अगर हमने यहां पर सी है तो इसके आगे जी लग जाएगी। जी किस ट्यूब में है? इस ट्यूब में है। और आगे आगे क्या है? आगे टी है। टी जो है इसके कंप्लीमेंट्री कौन सा न्यूक्लियोटाइड लगेगा? ए। अगर ए जो है इस ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं, ये अब मुझे बताएं कि ये वाला रिएक्शन अगर मैं इस ट्यूब में डालूं तो टी के आगे ए लगेगा? नहीं सर। क्योंकि इसमें तो ए है ही नहीं। अगर यही मैं तो पहली दफा मैं क्या करूंगा, ये सारे का सारा रिएक्शन इस ट्यूब में करवाऊंगा तो सी के बाद जी लग गया। फिर ये वाला ही रिएक्शन मैं इसमें करवाऊंगा तो टी के बाद ए लगना है। तो अगर ये वाला रिएक्शन इस ट्यूब में मैं डालूं तो यहां पर कोई प्रोडक्ट बनेगी? नो सर। क्योंकि इसमें तो सी लगना है, लेकिन टेम्पलेट में टी है और टी के अगेंस्ट ए लगना है। अब ये वाला रिएक्शन मैं इस ट्यूब में करवाऊंगा तो ए लगेगा इधर? नहीं लगेगा। ये वाला रिएक्शन जब मैं इस ट्यूब में करवाऊंगा तो मेरे टेम्पलेट में टी है और टी के अगेंस्ट ए है, तो यहां पर एक प्रोडक्ट बन जाएगी। और प्रोडक्ट क्या बनेगी कि इसमें ये वाला यहाँ इसमें जी भी होगा, पुराने वाली प्रोडक्ट भी होगी और साथ उसके ए भी होगा। क्योंकि सर एक रिएक्शन को करवाने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाँ जी, एक रिएक्शन को आपने 4 ट्यूब्स में करवाना है। एक रिएक्शन आपको अपने 4 ट्यूब्स में कराना है और ये सारे का सारा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। मैं आपको वो सिस्टम भी दिखाता हूँ जिस मशीन में ये सारा कुछ होता है। अभी मैं सिर्फ आपको इस सैंगर सीक्वेंसिंग का डाइडिऑक्सी का प्रिंसिपल बता रहा हूँ। इसको डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेशन भी बोलते हैं और इसको सैंगर सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं। अच्छा, अब आगे जाएं। अब हमारे टेम्पलेट के अंदर सी है, इसके अगेंस्ट क्या लगना है एम्प्लीफिकेशन जब होगी? जी लगना है। अब ये वाला जो रिएक्शन है
ये इस ट्यूब में लगेगा, ये वाला जी इस ट्यूब में लगेगा, ये इस ट्यूब में लगेगा। और याद रखिएगा ये जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये डाइडिऑक्सी हैं। डाइडिऑक्सी का मतलब ये है कि जब एक दफा एक न्यूक्लियोटाइड उसके साथ लग गया है, उसके बाद अगला न्यूक्लियोटाइड उसके साथ नहीं लगेगा। फिर अगला न्यूक्लियोटाइड उसके साथ नहीं लगेगा क्योंकि उसमें चेन टर्मिनेट हो चुकी है। वो उस वक्त लगेगा जब आप उसको दोबारा रिएक्शन उसका लगाएंगे। अब फर्ज किया यहां पर जी है और इसके अगेंस्ट लगनी है सी, तो ये जी के अगेंस्ट लगनी है सी। जब ये वाला रिएक्शन मैं दोबारा इस ट्यूब में लगाऊंगा तो ये प्रोडक्ट बनेगी। जी के अगेंस्ट लगना है सी, तो ये वाला जो रिएक्शन अगर मैं इस ट्यूब में लगाऊंगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी क्योंकि इसमें तो सिर्फ जी पड़ा है, जबकि लगना सी है। ये देखिए ये सी है, तो दोबारा ये वाला रिएक्शन जो है मैं जब इसमें लगाऊंगा तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन जाएगी क्योंकि इसमें सी पड़े हुए हैं, तो हमें जी के अगेंस्ट लगना सी है, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन जाएगी जिसमें ये सी लग जाएगा और पहले वाले दो तो हो गई जी ए और सी। अब हमारे पास यहाँ पर है टेम्पलेट में ए के अगेंस्ट क्या लगना है टी, तो ये वाला रिएक्शन अगर मैं इस ट्यूब में लगाऊंगा तो लगेगा नहीं लगेगा। ये वाला रिएक्शन इस ट्यूब में लगाऊंगा नहीं लगेगा। ये वाला रिएक्शन इस ट्यूब में लगाऊंगा नहीं लगेगा। ये वाला रिएक्शन अगर मैं इस ट्यूब में लगाऊंगा, हम क्या करते हैं हम लगाते हैं इस रिएक्शन को चारों ट्यूब्स में है जिसके अंदर प्रोडक्ट बन जाती है। इसका मतलब है कि उसके अंदर वो वाला न्यूक्लियोटाइड है। फर्ज किया अब क्या हुआ टी के अगेंस्ट ए लगना है, तो सॉरी ये ए है, हाँ सही है, और ये टी है तो टी लगना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगी। और प्रोडक्ट कैसी बनेगी, जी पहले था, जी के बाद ए इसमें लग गया, जी ए सी इसमें लग गया, ये वाली प्रोडक्ट थी ऑलरेडी, और अब यहाँ पर ए है और यहाँ पर टी लग गया। आपने ये देखा होगा कि इस प्रोडक्ट इस ट्यूब के अंदर सिर्फ एक ही जी लगा हुआ था, दूसरा रिएक्शन लगाया तो दो न्यूक्लियोटाइड हो गए, जी के बाद ए लग गया। उसके बाद क्या हुआ हमारी प्रोडक्ट एक न्यूक्लियोटाइड से दो न्यूक्लियोटाइड की होगी, दो न्यूक्लियोटाइड से तीन न्यूक्लियोटाइड्स की होगी, तीन न्यूक्लियोटाइड से चार न्यूक्लियोटाइड की होगी। अब आप क्या करें कि ये वाला इसी तरीके से रिएक्शन लगते रहेंगे और आपकी एक एक न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो ऐड होते जाएंगे। और जब फर्ज किया इसके अंदर हो सकता है एक न्यूक्लियोटाइड वाला भी हो, 5 वाला भी हो, 10 वाला भी हो, 15 वाला भी हो, तो अब आप देखें अभी इसकी कैपिलरी, अब फर्ज किया इसमें जी की एक न्यूक्लियोटाइड की प्रोडक्ट भी पड़ी हुई है, 10 वाली भी पड़ी हुई है, 5 वाली भी पड़ी हुई है, 6 वाली भी पड़ी हुई है। ये जी है, एक ही न्यूक्लियोटाइड है, ये 10 वाली है और ये हमारी जी वाली ट्यूब थी। ये जो ट्यूब है इसके अंदर सी था, ये जो ट्यूब है इसके अंदर टी था और इसके अंदर ए है। यहां पर प्रोडक्ट हमें फर्ज किया एक प्रोडक्ट बन गई 1 वाली, एक प्रोडक्ट बनी है 10 वाली, एक प्रोडक्ट बनी है 5 वाली, एक प्रोडक्ट बनी है 9 वाली। उसके बाद इसके अंदर एक फर्ज किया प्रोडक्ट बनी है 2 न्यूक्लियोटाइड की, एक बनी है 4 न्यूक्लियोटाइड की, एक बनी है 7 न्यूक्लियोटाइड की। इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स बनी हैं, अभी हमें पता नहीं है
मैं वैसे आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। उसके बाद आप मेरी बात सुन रहे हैं सब लोग? जी सर। सर जहाँ एक बेस मिस हुई बाकी सारा स्ट्रैंड टर्मिनेट हो जाएगा। ये टर्मिनेट आगे का जहां पर एक न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी प्रोडक्ट उसके अंदर बनी होगी उसके साथ अटैच होगा। वो बार बार डालेंगे या वो एक से चलता बार बार जाएगा? होगा, वेरी गुड, बार बार होगा। यही वो ऑटोमेशन मशीन है जो एक रिएक्शन जब लगेगा उसके साथ एक न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाएगा। अब वो डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, उसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं होना है। वो मशीन दोबारा से नई प्रोडक्ट पकड़ेगी और उसको तमाम चारों के अंदर डालेगी। जिसके अंदर लग जाएगा वो वाली प्रोडक्ट दोबारा पकड़ेगी, फिर चारों में डालेगी। जिसके अंदर लग जाएगा फिर वो प्रोडक्ट दोबारा चारों में लगी। हर दफा चारों ट्यूब्स के अंदर हर प्रोडक्ट के साथ नया पीसीआर लगेगा। नया पीसीआर से सर नहीं मतलब नई अगर एम्प्लीफिकेशन होगी। अभी मुझे थोड़ा सा वन था complete करने दें, फिर मैं आपको मजीद समझ लगेगी, फिर आप क्वेश्चन पूछिएगा। अभी मुझे नहीं पता है, अभी सिर्फ इस ट्यूब के अंदर 4 प्रोडक्ट बनी है, इस ट्यूब के अंदर भी 3 प्रोडक्ट बनी है, इस ट्यूब के अंदर 4 प्रोडक्ट बनी है। इस ट्यूब के अंदर अब ये देखें, फर्ज किया ये सबसे छोटी थी इसके अंदर भी फर्ज किया 5 प्रोडक्ट्स बनी है और डिफरेंट साइज है। इसमें भी डिफरेंट साइज, इसमें भी डिफरेंट साइज, इसमें भी डिफरेंट साइज। अब हमने क्या किया, हम एक जेल रन करेंगे और जेल रन वही मशीन करेगी। वो जो मशीन है उसका नाम है जेनेटिक एनालाइजर। कई मशीनों के नाम है, लेकिन जो ABI की मशीन है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसका नाम है जेनेटिक एनालाइजर और उसका ABI कंपनी की है, ABI कंपनी की है। और 3031 इसके डिफरेंट मॉडल आते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो मशीन है ये जेल रन करेगी। जेल कैसे रन होगी कि या इसमें इससे प्रोडक्ट पकड़ेंगे, इसके अंदर पाइपेट कर देंगे जेल के अंदर, इससे प्रोडक्ट पकड़ेंगे, जितनी प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर पड़ी हुई हैं वो इस वेल में रन कर देंगे। समझ लगी बात की? ये वेल बना रहा हूं मैं। इसी तरीके से यहां से पाइपेट करेंगे और यहां पर टी को रन कर देंगे, यहां से पकड़ेंगे और यहां पर ए को रन कर देंगे। अब इसके अंदर 4 प्रोडक्ट हैं, हमें नहीं पता किस साइज की है, लेकिन जब हमने रन किया तो एक का साइज ये आ गया, एक का साइज ये आ गया, एक का साइज ये आ गया और एक का साइज ये आ गया। इसमें 4 प्रोडक्ट है ना, इसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं। इसमें जब हमने रन किया इसको जेल के ऊपर, एक प्रोडक्ट इधर आ गई, एक इधर आ गई, एक इधर आ गई। इसके अंदर फिर 4 प्रोडक्ट हैं। हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि ये तो पानी होता है ना, लिक्विड होता है, लेकिन ज़ाहिर उसके अंदर DNA की प्रोडक्ट तो बनी हुई है ना। तो जब हमने इसको जेल के ऊपर रन किया, एक इसको एक आ गई इधर, एक आ गई इधर, एक आ गई इधर, ये वेल्स है। इसी तरीके से जब हमने इससे पाइपेट आउट किया तो एक प्रोडक्ट आ गई इधर, 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 और एक प्रोडक्ट फर्स्ट केस में 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 और ये 5, 2 बना दिए। अब जब हमारे पास ऐसे जेल आती है, तो अब जेल जब आती है तो उसमें सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा
सबसे बड़ा फ्रैगमेंट होता है या सबसे छोटा होता है? सबसे नीचे जो होता है वो सबसे बड़ा होता है कि सबसे छोटा होता है? अब देखें कि इन सबसे नीचे एक प्रोडक्ट कौन सी है? ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, कौन सी है? ये वाली है ना। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर सुन रहे हैं। तो ये बोलिए। देखिए, सबसे नीचे वाली जो प्रोडक्ट है वो सबसे छोटी होती है, और वो सबसे नीचे वाली प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट है वो जी वाले वाले में है, सी वाले में है, या टी वाले में है, या ए वाले में है? वो जी वाले में, सबसे नीचे। तो हम ये कहेंगे ये वाली जो प्रोडक्ट है ये जी है, डेफिनेटली ये जी वाले वेल के अंदर सबसे। इससे बड़े वाली प्रोडक्ट ये है कि ये है? टी वाली। ये वाली, टी वाली। तो हम ये कहेंगे कि जी के बाद ये जी तो ऐसे ही है, लेकिन इससे बड़ी प्रोडक्ट ये है, जी और टी है। अब इससे बड़ी वाली प्रोडक्ट ये है या ये है? सबसे छोटी प्रोडक्ट ये है, उसके बाद ये उससे ऊंची है, ये फिर उससे ऊंची है, सी वाली है। तो हम कहेंगे जी, टी और सी। इसके बाद प्रोडक्ट कौन सी है? ये वाली है या ये वाली है? ये वाली है। तो जी, टी, सी और दोबारा फिर जी। तो जी, टी, सी और दोबारा जी। अब गौर करें, आपका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस होता जा रहा है। आपने उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट डाली थी उसने कहा कि उसका पहला बेस पेयर जी है, दूसरा टी है, तीसरा सी है, चौथा जी है। अब आप ये देख रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट सीक्वेंस होती जा रही है। पहला जी है, दूसरा टी है, तीसरा सी है, चौथा जी है। इसके बाद वाली कौन सी प्रोडक्ट है? ये वाली। और ये किस में है? ए में है। तो अब आपका पांचवा सीक्वेंस कौन सा होगा? जी, टी, सी, जी और फिर ए हो जाएगा। जी, टी, सी, जी और ए। आपको हर वेल के अंदर एक नई न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है। इसके बाद ये वाला, इसके बाद फिर ये वाला। तो इस तरीके से आपकी जी, टी, देखें देखें ना, ये जी सारे सेम है, उसके बाद टी सारे सेम है, सी सारे सेम है, जी सारे सेम है। उसके बाद तो हर वेल के अंदर एक जो नई प्रोडक्ट आपको मिल रही है वो आपको एक नया सीक्वेंस दे रही है। इस तरीके से आपका जी, जी के बाद टी, टी के बाद सी, सी के बाद जी, फिर ए, तो ए, जी, टी, 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 सी। इस तरीके से ये सारी हर वेल के अंदर आपको जो जो प्रोडक्ट्स आती जाएंगी वो आपका सीक्वेंस होता जा रहा है। मुझे नहीं पता मैं आपको समझा पाया हूँ कि नहीं, कुछ लिखने की भी प्रॉब्लम है। यही वो प्रॉब्लम है जो ऑनलाइन आती हैं और जो क्लास के अंदर हम चीज़ें बड़ी आसानी से कर लेते हैं, यहाँ पर वो समझाना मुश्किल होता है और उसको लिखना भी मुश्किल होता है। कुछ बॉडी लैंग्वेज इंसान की होती है वो नहीं आप देख पाते। एनी हो, ये कहलाती है चेन टर्मिनेशन विद डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, और इसको हम कहते हैं सांगर सीक्वेंसिंग। कोशिश करें जो लोग करीब करीब हैं को क्वेश्चन पूछें ताकि मजीद समझ आ जाए। जी, फिर आसिफ। हेलो, हेलो। जी सर बोले। जी मैंने कंप्लीट कर दिया, मैं आपकी तरफ से है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर वो जो पहले आपने बताया था कि हर एक बेस के लिए अलग अलग रिएक्शन होगा, जी जी।
सर अगर 1000 का वो सीक्वेंस है हमारे पास बेस Very पेयर का, good, तो जी। 1000 रिएक्शंस होंगे। देखें, जब 1000 बेस पेयर की प्रोडक्ट है आपके पास, तो वो प्रोडक्ट मशीन इसमें भी डालेगी, इसमें भी डालेगी, इसमें भी डालेगी, इसमें भी डालेगी। और आपका फर्ज किया टेम्पलेट के अंदर पहले वाला सीक्वेंस सी है, तो इसके अगेंस्ट क्या लगेगा? जी जी लगना चाहिए। और ये वाली जो अगर टेम्पलेट है, ये हम इसमें डालें तो जी लगेगा। नो सर, फिर ये वाला इसमें डालें तो टी लगेगा। नो फिर इसमें डालें तो सी सर, लगेगा। नो अल्टीमेटली जब ये इस ट्यूब के अंदर डलेगा, तो चूंकि इधर सी है और लगना जी है, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन जाएगी। और अगर पहली स्टेज के ऊपर हम इन चारों ट्यूब्स के जेल के ऊपर रन करें, तो प्रोडक्ट सिर्फ किस वेल में आएगी? पहले वाले वेल में आएगी। ये खाली होंगे सब, क्योंकि पहला जब रिएक्शन लगाया है तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनी, यहाँ पर भी नहीं बनी, यहाँ पर भी नहीं बनी, सिर्फ यहाँ पर बनी। अब ये वाली जो प्रोडक्ट है, ठीक है, सर मतलब एक जब बेस साथ अटैच होगी तो उसके बाद उसे रन करवाया जाएगा जेल के थ्रू, जी जी, जेल के ऊपर चेक अंकर करने किया के। जाता है। लेकिन ये जो मशीन होती है, ये जेल एज सच वो नहीं जेल रन करती जो हम लैब में करते हैं। इसे बोलते हैं कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस मशीन के अंदर कैपिलरीज होती हैं, बारीक बारीक नालियां होती हैं, और उन बारीक नालियों के अंदर ये देखें, बारीक बारीक नालियां होती हैं। उन बारीक नालियों के अंदर से डीएनए गुजरता है, फ्रैगमेंट गुजरता है, और इधर से लाइट पड़ रही होती है, टाइम कंज्यूमिंग होगा इधर से प्रोसेस। लाइट पड़ रही होती है। तो उस ट्यूब के अंदर से जितना लंबा फ्रैगमेंट होगा, ये लाइट उसको नोट कर लेगी और एक सिग्नल देगी मशीन को कि मेरे अंदर से एक ऐसा फ्रैगमेंट गुजरा है जिसका साइज इतना है, किसी का साइज इतना है, किसी का साइज इतना है, किसी का साइज इतना है। तो जितनी देर तक वो जो लाइट है वो इंटरप्ट रहेगी, उससे उस मशीन को पता चल जाएगा कि ये जो फ्रैगमेंट गुजरा है, ये 1 बेस पेयर का है, 2 बेस पेयर का है, 3 बेस पेयर का है, 4 बेस पेयर का, 5 बेस पेयर का, 10 बेस पेयर का, 20 बेस पेयर का, 200 बेस पेयर का। तो वो जितनी देर तक लाइट उसके अंदर इंटरप्ट रहेगी, उतनी देर इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, वो बताता रहेगा कि ये इतने बेस पेयर का प्रोडक्ट गुजरी है। तो इसको बोलते हैं कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यही चीज वो आपको यहाँ पर समझा रहा है। अब मैंने किताब खोली है, स्टोर जी? बहुत आ रहा है मेरी तरफ से नहीं है वैसे। जी। अपने माइक्स कर लें ऑफ। हेलो, या ये हफ्ता को मैसेज कर दें जाके कि माइक ऑफ कर दे। अच्छा जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं जी?